ये इसमें बैटरी बैटरी बदल दो, चल जाएगी। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा देखो, ये माइक नहीं चल रहा है ना, तो कोई एक बार यस नो लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है क्या? ओके, चलिए जी। तो बेटा ये जो लेक्चर अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स के स्टैच्यूटरी अपडेट्स के लिए कर रहे हैं। देख तो लिए होंगे शायद आपने। तो नवंबर 21 एग्जाम के ना स्टैच्यूटरी अपडेट्स हैं कुछ, जो अपन डिस्कस करने के लिए लेक्चर लगा रहे हैं। अब एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा ये, तो आप ये मान के चले कि 2-3 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा अपडेट्स हैं। चलिए, तो अपडेट बहुत सिस्टमेटिकली जमा रखे हैं इन्होंने, चैप्टर वाइज दे दिए अपडेट। अपन इसको, जो देखो दो चीज़ें होगी, या तो कुछ चेंजेस हुआ होगा और या कुछ नया हो गया होगा। चेंजेस में तो दिक्कत नहीं है कि क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है उसके साथ कट पेस्ट करके अपन नया समझ लेंगे। अगर कोई अपडेट आया होगा यानी नया आया होगा, तो उसको ज़्यादा अपन को फोकस करना है। जितने भी अमेंडमेंट आए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, वो सब भी मैं आपको एबीसी एनालिसिस कर दूंगा, उसका बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो फर्स्ट अपडेट के साथ चालू करेंगे। और पहला अपडेट जिस चैप्टर से चालू हुआ है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट से हो रहा है। तो फर्स्ट अपडेट आईटीसी चैप्टर से करेंगे, यानी कि इसके पहले वाले जो चैप्टर्स थे ना आपके, स्कोप, सप्लाई का मीनिंग, कंपोजिशन, उसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है वही का वही आपका हिसाब किताब है। जो चेंजेस हुए हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद के चैप्टर से हुए। चलिए, तो पहला अमेंडमेंट या पहला अपडेट जो भी आप बोलो, वो है आपका ITC to be availed in respect of invoices oblique debit note not uploaded by supplier in GSTR 1 reduced from 10 to 5% of eligible ITC। किसको याद आ गया? ये कानून ऑलरेडी पढ़ा हुआ था अपन ने पहले ही। यस नो लिख दीजिए एक बार। ITC में कानून पढ़ा था ये वाला अपन ने। हाँ, तो आपको याद है क्या कानून था आपका? कि अगर आप इनवर्ट सप्लाई का ITC ले रहे हैं तो दो बातें होगी। जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, या तो उस इनवॉइसेस की डिटेल सप्लायर ने अपलोड कर दी होगी। अगर अपलोड कर दी होगी तो उसकी डिटेल आपके इनवर्ट सप्लाई के अंदर आ रही होगी और आप उसका पूरा क्रेडिट ले लोगे। पर अगर ऐसे इनवॉइसेस या डेबिट नोट जो कि सप्लायर ने अपलोड ही नहीं करे, सप्लायर मतलब कौन? जिससे आपने खरीदा है, ध्यान रखना। आईटीसी के लिए आप रिसिपिएंट का फीलिंग में रहते हो। तो अगर सप्लायर ने अपलोड ही नहीं करे, तो इन दैट केस आप अनअपलोडेड इनवॉइसेस के लिए मैक्सिमम आईटीसी ले सकते थे। याद करके बताओ कितना ले सकते थे? देखो, अनअपलोडेड के लिए कितना आईटीसी मैक्सिमम ले सकते थे? 10%, बिल्कुल सही आपने बोला। 10% आप ले सकते थे, किसका? एलिजिबल आईटीसी का। तो आप 10% एलिजिबल आईटीसी का ले सकते थे। अब अमेंडमेंट ये हो गया है कि 10 की जगह आप उसका 5% ही ले पाओगे। तो पहला अमेंडमेंट बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। वो रूल 36(4), 10 की जगह 5 करना है आपको। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ये हो गया। मतलब अगर इम्पैक्ट देखें तो क्या हो गया, जैसे मानते हैं आपने गुड्स परचेज करा है और आपके पास 100 इनवॉइसेज है परचेज के। इन 100 इनवॉइसेज में जो आईटीसी इन्वॉल्व है वो है 10 लाख रुपए का। इन 100 इनवॉइसेज में से 80 इनवॉइसेस अपलोड हो चुके थे और इन 80 इनवॉइसेस में जो आईटीसी इन्वॉल्व है वो आपका मान लेते हैं 9 लाख रुपए का था। तो 9 लाख का तो क्रेडिट आपको मिलना ही है। यस नो बोल दीजिए।
9 लाख का तो मिलेगा, बोलिए ऐसा नो जल्दी से। 9 लाख का तो मिलना ही है क्योंकि इनवॉइस अपलोड हो गए। अब जो 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए बाय द सप्लायर इन देयर GSTR1, ध्यान रखना, जिसे आपने खरीदा होगा उसके लिए ये आउटवर्ड सप्लाईज है, और वो इन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपने GSTR1 में दिया होगा। तो जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए होंगे उसकी डिटेल उसने दी नहीं, तो उसका ITC हो गया 1 लाख। तो पहले आप क्या कर सकते थे बताइए, अर्लियर कितना ITC क्लेम कर सकते थे बताइए जल्दी से, अर्लियर। आंसर निकाल के बताइए, कितना ITC अर्लियर क्लेम कर सकते थे 10% वाले कानून के हिसाब से। 9 लाख का तो पूरा क्लेम कर सकते थे, प्लस एलिजिबल ITC का 10% और क्लेम कर सकते थे जो अनअपलोडेड है। तो एलिजिबल ITC 9 लाख है, तो 9 लाख का 10% बेटा होता है 90,000। तो आप जो टोटल क्लेम कर सकते थे पहले वो कर सकते थे 990। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 990 लिख दिया है। 990 सही है वैसे, 910 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो पहले आप जो क्लेम कर सकते थे वो 990 क्लेम कर सकते थे, एलिजिबल ITC का 10% और क्लेम कर सकते थे अनअपलोडेड वाले का। तो आपका अनअपलोडेड का ITC है 1 लाख रुपए का, तो आप इस 1 लाख का पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते थे, 9 लाख का 10% तक ले सकते थे। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आंसर आना चाहिए बताइए, 10 की जगह 5 लग जाएगा तो बताइए आंसर। प्रेजेंट सिचुएशन में 9 लाख तो होना ही है वापस से, पर अब आप कर सकते हैं एलिजिबल ITC का 5%, तो 9 लाख का 5% मात्र 45,000 होता है। तो अब आप जो क्रेडिट क्लेम कर सकोगे वो 9,45,000 कर सकोगे। तो ये आपका अमेंडमेंट है फर्स्ट वाला। अगर क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए, यस बोल दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट अमेंडमेंट इजी है, ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग से काम चल जाएगा आपका। देखो क्या लिखा हुआ है, ITC टू बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर्स in their GSTR1 reduce from 10 to 5% of eligible ITC। चाहो तो आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लीजिए इसी लाइन को, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की क्या माथाबोड़ी करने की जरूरत है, रिक्वायर्ड ही नहीं। चलिए सेकेंड अमेंडमेंट में चले। मैं ये चाहूंगा कि आप नोट्स बना के रख लेना, मतलब कि जैसे फर्स्ट वाले के लिए ये लिखना जरूरी है तो इतना लिख लीजिए। सेकंड अमेंडमेंट में अपन पढ़ जरूर लेंगे, पर उसको मैं समराइज कर दूंगा, मेन मेन बातें जो अपन को लिखनी होगी तो वो आपको मैं बता दिया करूंगा। तो आप उसको समराइज कर लें ताकि एग्जाम टाइम में पूरी माथाबोड़ी से ना जूझना पड़े। चलिए अगला अमेंडमेंट, ITC चैप्टर का सेकंड अमेंडमेंट, और ये बेटा एक नया रूल है जो पहले था ही नहीं। तो ये है, आपने पढ़ा ही नहीं है पहले कभी भी, न्यू है। मैं इस अमेंडमेंट के बारे में यही बोल सकता हूँ कि MCQ में आ जाए तो आ जाए, बाकी मेरे को ये लगता है कि ये अमेंडमेंट CA फाइनल के बच्चों के लिए ज़्यादा काम का है, आपके लिए शायद इतना काम ना आए, एग्जाम में शायद ना पूछे, फिर भी जो भी है पढ़ना तो है ही है। तो क्या कहते हैं पहले पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, तो ये जो लागू हुआ है कानून वो 1 जनवरी 21 से लागू हुआ है। In new rule 86B has been inserted in the CGST rule to restrict the amount available in electronic credit ledger. Restrict the amount available in electronic credit ledger which a registered person can use to discharge his output tax liability to 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply in a month exceed 50 लाख रुपीस। ये है आपका मेन रूल, एक बार समझने की कोशिश करिए। ये जो रूल 86B है क्या क्या बातें बोल रहा है आपको, एक बार मैं इधर समराइज करके लिखता हूं। रूल 86B कहता है
कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, आपने सुना हुआ ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बोल दीजिए यस नो एक बार। हाँ, तो ये कह रहे हैं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, आपको अगर पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप क्या पे कर सकते हैं, तो जवाब है आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं। यस नो बोल दीजिए। पेमेंट ऑफ टैक्स वाले लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको जीएसटी में आपका आउटपुट टैक्स पे करना है, मान लीजिए कोई इंटरेस्ट भी पे करना है, कोई फीस भी पे करनी है, तो आप केवल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस है आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब चुकाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जरूरत पड़ता है। यू कैन नॉट पे interest, fees, penalty, etc. from your electronic credit ledger, because electronic credit ledger can be utilized only towards payment of output tax liability. बोलिए ये बात याद है आपको? अरे लिख दो यस नो जल्दी से, समझ में आ गई ये बात? हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते थे। अब सिचुएशन क्या थी, जैसे मान लीजिए कि आपको याद होगा क्रेडिट का यूटिलाइजेशन भी, मानते हैं मेरे को आउटपुट आईजीएसटी पे करना है 5 लाख रुपए, और मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है 6 लाख रुपए। तो आप बता सकते हैं मेरे को कैश कितना पे करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अगर मैं बात करूं तो हाउ मच अमाउंट आई एम रिक्वायर्ड टू पे इन कैश? करेक्ट है बिल्कुल आपका जवाब, 0 पे करेंगे सर, कैश में देना ही नहीं है, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट आईजीएसटी में सेट ऑफ हो जाएगा, और क्रेडिट ज्यादा है तो आप आराम से 5 से 5 सेट ऑफ करके 0 रिक्वायर्ड टू पे। बराबर है, करेक्ट बात है, ये बिल्कुल चलता था। अब इन्होंने पता नहीं क्या कीड़े खाया है, इनको राम जाने क्या समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू, एग्जाम नहीं जोड़नी है उसमें, ध्यान रखना, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू महीने में 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, एक बार आप देख लेना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन ए मंथ एक्सीड ₹50 लाख, तो कानूनन तौर पे क्या बोला है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड 50 लाख इन ए मंथ, पूरे साल की नहीं बेटा, महीने की है ये, उन्हीं लोगों पे ये रूल 86 भी लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिनकी टैक्सेबल सप्लाई महीने में 50 लाख से ऊपर, तो जब वो अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे, किससे किससे पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पूरा पैसा यूज नहीं कर सकते, वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैक्सिमम अपनी लायबिलिटी का 99% पे कर सकते, मैक्सिमम 99% पे कर सकते हैं। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो आप इलेक्ट्रॉनिक लेजर से पे करेंगे, अब रूल 86 के बी के हिसाब से वो कितना पे कर सकते हैं, मैक्सिमम 99% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। ये है बस रूल 86 बी, जो कि आपका नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है। मैक्सिमम 99% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन, कि अब आपको 1% अपनी टैक्स लायबिलिटी का पैसा कैश ऑलवेज देना पड़ेगा, अगर आप इस कैटेगरी में आए तो। ये ध्यान रखना, कौन सी कैटेगरी, उन लोगों की कैटेगरी जिनकी टैक्सेबल सप्लाई महीने में 50 लाख से ऊपर हो जाती है। क्या आपको ये रूल क्लियर हो गया? तो अब अगर अपन इसके हिसाब से सोचे हैं तो बताइए, अभी आपने बोला था कि सर 0 पे करना है इस केस में, अब ड्यू टू रूल 86 बी बताइए कैश कितना देना पड़ेगा आपको? हाँ बराबर है, 5,000 रुपए अब आपको कैश देने पड़ेंगे। कैसे 5,000 रुपए? देखो क्रेडिट में पड़े 6 लाख,
पर आप पूरे 6 लाख यूज नहीं कर सकते। आप कितना यूज कर सकते हो, गड़बड़ मत करना। 6 लाख का 99 नहीं करना है, आपकी लाइबिलिटी का 99%। तो 5 लाख का 99% आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो। तो 5 लाख का 99% शायद 4,95,000 होता है। तो 495 का पेमेंट तो आप क्रेडिट लेजर से कर देंगे, बचा हुआ 5,000 का पेमेंट अब आपको कैश करना पड़ेगा। क्या ये डन है सबको? ठीक है, तो ये आपका अमेंडमेंट हो गया 86B जो नया रूल आया है। देख लीजिए, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, पढ़ लेते हैं। ये लिखना है क्या आपको, कि लिख लिया है? हाँ लिख लिया तो ठीक है बेटा। प्लीज है ना, जो भी मैं शॉर्ट आपको लिखा रहा हूँ आप उतना सा काम चला लीजिए, पूरा पूरा माथा मोड़ी पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको पूरा पूरा डिटेल में इसको यानी कि एक लाइन को पढ़ने बैठ जाएंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ रमन एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ Feb 21 इज 100 लाख। अब आप देखिए, पहले फरवरी महीने में इंटर स्टेट सप्लाई 100 लाख की करी है, बंदा 86B में कवर हो गया है। कैसे हो गया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग ए मंथ एक्सीड 50 लाख हो गई है। यस नो बोल दीजिए। तो हो गया कवर। अब ये सप्लाई में टैक्स लगेगा 18% आईजीएसटी, ऑब्वियसली इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा 18%। तो इसका मतलब इसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फरवरी महीने की, देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई है 20 लाख रुपए। यहां तक क्लियर? 100 लाख का 18%, सॉरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो इसकी 18 लाख होगी बेटा, ध्यान रखना। और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 20 लाख पड़े हो आईजीएसटी। तो अब देख लीजिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो इसकी बनेगी 18 लाख की, क्रेडिट लेजर में 20 पड़े, टेक्निकली तो 1 रुपया नगद नहीं देना चाहिए। पर अब आप देख ले रहे हैं ड्यू टू अमेंडमेंट क्या होगा, ये बताइए कितना क्रेडिट लेजर से पे कर सकता है मैक्सिमम? तो जवाब आता है 18 लाख का 99% तो क्रेडिट लेजर से दे देगा, दैट इज 17,82,000। और बाकी का जो 1% है 18,000 रुपए वो कैश लेजर से देने पड़ेगा। बोल दीजिए क्लियर है क्या एग्जाम्पल? ओके, नेक्स्ट। अब आगे इन्होंने दिए हुए एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ केसेस में भले ही आप 50 लाख वाले बंदे हो तो भी आपको ये 99% की माथाफोड़ी नहीं झेलनी, यानी कि आप क्रेडिट लेजर का पूरा पैसा यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं जो कि एक्सेप्शंस यहाँ पर है। मेरे को नहीं लगता है कि एक्सेप्शन में से कुछ पूछेंगे, क्योंकि सारे एक्सेप्शन फाइनल लेवल के बच्चों के ज्यादातर लगते हैं मेरे को। तो इसीलिए अगर इस 86B में कुछ पूछेंगे तो केवल वही 99% वाला फंडा पूछेंगे, जैसे MCQ बना के पूछ लिया। तो एक्सेप्शंस जो है वो मेरे को इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है, फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या एक्सेप्शंस डाले हैं इन्होंने। पहला एक्सेप्शन, where the said person proprietor karta managing director oblique any of its two partner whole time director member of managing committee of association or board of trustee as the case may be। as the case may be का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये कह रहे हैं कि आप जो भी हो, अब आप क्या हो, देखो अगर आप अपने नाम से काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद, अगर आप प्रोपराइटरशिप धंधा कर रहे हो पर दुकान का नाम अलग है आपका नाम अलग है तो फिर प्रोपराइटर, समझते रहे ना। एचयूएफ के नाम से धंधा कर रहे हो तो करता, कंपनी खोल रखी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर्स, फर्म बना रखी है तो कोई भी 2 पार्टनर, ऐसे लोग आपको देखने हैं। ट्रस्ट बना रखा है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो भी आपने बना रखा है, अगर आप लोगों ने हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, अगर आप ऐसे बंदे हैं तो आप पर ये रूल 86 भी लागू नहीं होगा। पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल, समझते हैं? एग्जाम्पल के लिए मानते हैं L2C NPA, बताइए क्या है ये? ओके, फर्म हो गई। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैंने पढ़ाया था कि ये फर्म नहीं है, क्योंकि डीड विड तो बनी नहीं है, पर हम हाँ इसको फर्म बोल रहे हैं अभी।
तो मानते हैं L2C NPA फर्म है। बताइए इसके दो पार्टनर कौन है? दो ही पार्टनर है वैसे भी, एक हमारे लाठी जी हो गए, एक हमारे नावटी जी हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया अगर मान लेते हैं L2C NPA की अप्रैल 2021 में टैक्सेबल सप्लाई 70 लाख की हुई। अब टेक्निकली अगर सोचें तो क्योंकि अप्रैल महीने में 50 लाख से ऊपर की टैक्सेबल सप्लाई है तो रूल 86 भी लागू होना चाहिए L2C NPA पे। यस नो बोल दीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं भैया देखो आपको हम इंजॉय कराते हैं। अगर आपके दो पार्टनर्स, अब इसमें तो है ही दो ही, बाई चांस चार हो तो भी दो ही चाहिए अपन को। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी आप उसको कट पेस्ट कर लेंगे हर जगह पे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके कोई भी दो पार्टनर पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर कौन से हो गए? अप्रैल 21 की बात चल रही है तो लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर होते हैं, एक तो 20-21 होगा और एक 19-20 होगा। ये कह रहे हैं कि अगर इस फर्म के कोई भी दो पार्टनर लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करे, इनकम टैक्स पर जीएसटी रहे पर इनकम टैक्स की लिमिट से चेक करवा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि 20-21 और 19-20 में लाठी सर और नावटी सर ने 4-4 लाख इनकम टैक्स दिया था दोनों साल, दोनों ने। तो ये ऐसे पार्टनर हो गए उस फर्म के जो कि 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। यस नो बोल दीजिए। तो क्योंकि दो पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर L2C NPA एक्सेप्शन में आ जाएगी। और L2C NPA रूल 86B के एक्सेप्शन में आ जाएगी। दैट मीन्स उनको जीएसटी का 99% वाला लफड़ा ये देखने की जरूरत नहीं है, वो सारा क्रेडिट लेजर से पे कर सकता। क्या आपको ये लॉजिक समझ आ गया फर्स्ट वाला? तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया। अब ये फर्म के एग्जांपल दे दिया, कंपनी की बात करो तो कंपनी में आप क्या देखना, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर अगर कंपनी के पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उस कंपनी में भी ये रूल नहीं लगेगा। एचयूएफ की बात करो तो एचयूएफ के अगर कर्ता पिछले 2 साल 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उस एचयूएफ पे भी ये रूल नहीं लगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन आपके सामने। नंबर 2 एक्सेप्शन, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन has received a refund of more than 1 lakh in preceding financial year। दूसरा केस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोल रहे हैं अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिन्होंने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मांगा था हमसे, मतलब ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका आईटीसी यूज ही नहीं होता था और वो क्या मांग रहे थे हमसे, रिफंड। कितने रुपए से ज्यादा का रिफंड? मोर देन 1 लाख का पिछले साल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उन लोगों पे भी ये रूल लागू नहीं करेंगे। लॉजिक क्लियर है? ये बोल रहे हैं आईटीसी पूरा यूज नहीं कर सकते, पर ऐसे लोग जिनका आईटीसी वैसे ही यूज नहीं होता और वो बचे हुए आईटीसी का रिफंड मांगते हैं, उन लोगों को उन्होंने बख्श दिया। उन्होंने बोला कि भैया देखो आपका तो वैसे ही आईटीसी यूज नहीं होता, आप तो पूरा 99% वाले झंझट में पड़ो, आप तो पूरा क्रेडिट जब भी यूज करने का मौका मिले आप कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका अगर अनयूटिलाइज आईटीसी बच जाएगा तो फिर आप हमसे रिफंड मांगने आ जाओगे। तो दूसरा जो लॉजिक है, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो मैंने हाईलाइट करा है वो लिख सकते हैं, वही आपके नोट्स में लिख लीजिए। रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव ए रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अब आपको ये वाली बातें आगे जो लिखी है बेटा, ये किसी काम की आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके कोर्स में रिफंड है ही नहीं। तो अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता कब है? वो 2 रीजन से मिलता है, आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। एक तो अगर आपकी सप्लाई 0 रेटेड हो, और या फिर आप अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले गुड्स बेचते हो। अब ये क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शन वाले पॉइंट ज्यादा शायद आपके काम ना है, क्योंकि किन लोगों को अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है वो आपने सीखा ही नहीं अभी तक, तो क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है। तो इसीलिए इतना से ध्यान रखें, रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा का पिछले साल, क्यों मिला है? अनयूटिलाइज आईटीसी के कारण। क्या यह बात क्लियर है? सेकंड,
ठीक है, दो हो गए। तीसरा एक्सेप्शन अगेन फर्जी, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर में अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश लेजर से पे करी है, और वो अमाउंट का क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है कैश लेजर से पे किया गया वो ऑलरेडी इन एक्सेस ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी के 1% से ज्यादा है, तो आपको ये रूल नहीं लगाना। मैं आपको इसको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए आप इधर। मानते हैं मिस्टर एक्स है, अप्रैल 21 में इनका आउटपुट आईजीएसटी बना 20 लाख, इनके पास इनपुट आईजीएसटी था 15 लाख। तो बेटा इस केस में वो 99% वाला लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट कम है, तो इनको वैसे भी कैश में देनी है। तो कितना कैश दिया इन्होंने बेटा? 5 लाख दे दिया। अप्रैल महीना खत्म हो गया, 5 लाख कैश दे दिए और इन्होंने अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। ये यहां तक क्लियर हुआ आपको अभी तक? नेक्स्ट मंथ आया मई। मई महीने में भी एग्जाम्पल के लिए इनकी आउटवर्ड सप्लाई जो हुई इंटर स्टेट वाली हुई, और उस आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाई की वैल्यू है 70 लाख, 50 से ऊपर, और इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है 18%। निकाल लिए तो फिर आउटपुट आईजीएसटी कितना है इनका, एक बार निकाल लो। 70 लाख का 18% कितना हुआ? बारह 60। अब इनके पास इधर इनपुट आईजीएसटी का जो बैलेंस पड़ा है इस महीने के अंदर, वो मान लेते हैं 16 लाख पड़ा है। अब अगर रूल 86 भी अप्लाई होगा तो ड्यू टू दैट रूल भले इनके पास क्रेडिट ज्यादा है फिर भी ये कैश में पे करेंगे। अभी आप सोचिए, सिंपली अभी दिमाग में लगाइए, एक बार बताइए अगर 86 भी अप्लाई करें तो बताइए कितना कैश देना पड़ जाएगा इनको ड्यू टू 86 भी? 12,60,000 का 1% निकाल लीजिए, 12,600 बराबर है। पर अब ध्यान से सुनिए, मई महीने में अगर 86 भी अप्लाई होगा तो 12,600 नगद देना बनता है, पर मई महीने में ये एक्सेप्शन में आ चुके हैं। किसके एक्सेप्शन में? रूल 86 बी के। कैसे आ गए? इस फाइनेंशियल ईयर में क्या इन्होंने कैश लेजर से कुछ पेमेंट करा है क्या पहले कभी? चेक करके बताइए। बिल्कुल करा है। अप्रैल में देखिए कितना कैश लेजर से पेमेंट करा है, 5 लाख। तो आपको क्या करना है, जितना भी ऑलरेडी कैश लेजर से पे करा है, अगर वो अमाउंट का टोटल, अभी देखो मई से पहले एक ही महीना था हमारे पास, मान लो कि ऑलरेडी 3-4 महीने बाद ऐसी घटना होती है तो आप 3-4 महीने का टोटल करके देखते हैं। अगर कैश लेजर से तो अमाउंट पे हो चुका है ऑलरेडी, अगर उसका अमाउंट ऑलरेडी 1% से ऊपर है, तो आप देखिए इनका 1% आता है 12,600, और ये कैश लेजर में कितना दे चुके थे? 5 लाख। तो ये कैश लेजर में ऑलरेडी 5 लाख दे चुके हैं। तो इन दैट केस मई महीने में इनको कैश 12,600 देने की जरूरत नहीं है, ये पूरे 16 लाख से 12,60 का पेमेंट कर सकते हैं। नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश। 86 बी के एक्सेप्शन में आ गए। क्यों आ गए? एक बार पढ़ के देख लीजिए वापस से। रजिस्टर्ड पर्सन है डिस्चार्ज इज लायबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to said month in current financial year.
देख लीजिए इस क्राइटेरिया में ये पूरे एक्स कवर है कि नहीं है, बता दीजिए सॉल्व। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का जो कैश लेजर का पेमेंट है वो करंट टैक्स लायबिलिटी के 1% से ऑलरेडी एक्सेस हो चुका था पहले कभी टोटल में, तो फिर आपको ये 86 भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो अगर आपके पास नोट्स हो तो उसमें हाईलाइट करके बाद में नोट्स बना लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। पर मैं चाहूंगा कि आप नोट्स कंप्लीट करके रखें ताकि डबल मेहनत ना पड़े, ध्यान रखना। और चौथा एक्सेप्शन तो बिल्कुल ही फर्जी है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ये लोग हैं, कौन कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैच्यूटरी बॉडी, अगर ये लोग हैं रजिस्टर्ड पर्सन तो इनके ऊपर ये रूल 86 भी कभी भी लागू नहीं। तो चार नाम याद रख लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैच्यूटरी बॉडी। शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहो तो लिख लें जीपीएसएल। जीपीएस तो हमारे सामने हमने वर्ड सुना ही हुआ है, एल लगा दीजिए, जी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पी फॉर पीएसयू, एस फॉर स्टैच्यूटरी बॉडी, एल फॉर लोकल अथॉरिटी। इन लोगों पे 86 भी लागू नहीं करना है। तो ये चार एक्सेप्शंस हो गए। तो वापस मैं बोलता हूं, पहला एक्सेप्शन, मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पेड इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। किसको पे करना है आपको पता है, क्लेमिंग रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू अनयूटिलाइज आईटीसी, बस इतना से याद रखेंगे। और नंबर सी, क्यूमुलेटिव 1% से ऊपर हो जाए। अब क्यूमुलेटिव 1% से याद आ जाएगा बेटा आपको, 100% आप श्योर हो जाइए, क्यूमुलेटिव 1% वाला कॉन्सेप्ट याद रखें। और चौथा है ये जीएसपीएल वाले लोग हैं, इन लोगों को भी एक्सेप्शन है, इनको लागू नहीं। डन है। तो बेटा ये पहला आईटीसी चैप्टर के 2 अपडेट हैं जो हमारे अभी खत्म हो चुके हैं। आ जाइए, अगला चैप्टर जिसके ऊपर अपन को ध्यान देना है वो है हमारे सामने चैप्टर रजिस्ट्रेशन। तो चैप्टर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। आपको याद करना है पहले तो, फर्स्ट अपडेट से पहले याद करें, आधार ऑथेंटिफिकेशन का अमेंडमेंट मैंने आपको बोला था जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाया था मैंने। तो उस दौरान मैंने आपको क्या बोला था कि जीएसटी में अब से जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। अब दो बातें मैंने आपको बताई थी, अगर आप आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं और हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करते या फिर आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्ट तो करते पर फेल हो जाते हैं, तो पीछे के जो 2 केसेस होते हैं, ऑप्ट ही नहीं करा या ऑप्ट करा पर फेल हो गए, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए। याद करो, याद आया क्या कानून? इफ ए पर्सन फेल टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन और ऑप्टेड बट कांट डू आधार ऑथेंटिफिकेशन, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा फिर रजिस्ट्रेशन होता है, आपने पढ़ा होगा उसके अंदर। तो इन्होंने कुछ क्लास ऑफ पर्सन को एग्जेम्प्ट कर दिया आधार ऑथेंटिफिकेशन से, तो कुछ लोगों को अब आधार ऑथेंटिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने पहले ऐसा कोई पॉइंट पढ़ाया था आपको, कुछ लोगों को पहले नहीं कराना, ऐसा कुछ पढ़ाया था पहले? ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या मैंने पॉइंट पहले, कुछ लोगों को आधार नोटिफिकेशन नहीं करवाना है? ठीक है, तो अगर पहले मैंने पढ़ाई नहीं तो फिर ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी क्या पहले ही था, पर मेरे को पता तो था कि ये चेंज हो चुका है तो मैंने पहले शायद डिस्कस भी नहीं किया। अब ये पुराना नोटिफिकेशन था, पहले भी कुछ माफी करी थी पर मैंने पहले बताई नहीं, क्योंकि अब जो नया वाला है वही वाला पढ़ेंगे अपन, पुराने वाले से मतलब नहीं। तो अब किन लोगों को नहीं कराना है वो इन्होंने दिया है नई नोटिफिकेशन के अंदर, 3/2021। तो मतलब पहले भी कुछ लोग एग्जाम थे जो मैंने पहले डिस्कस ही नहीं करा, तो आपको मतलब ही नहीं, नया वाली पढ़ लीजिए। तो कौन है वो? नंबर 1, पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया।
नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 3 लोकल अथॉरिटी, नंबर 4 स्टैच्यूटरी बॉडी, नंबर 5 पीएसयू, और नंबर 5 वो पर्सन जो यूआईएन के लिए अप्लाई करते हैं। बताइए आप जल्दी से, कौन यूआईएन अप्लाई करता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर किसको लेना होता है? पढ़ लिया जी आपने, कोर्स वोर्स तो कर लिया होगा। नॉन रेसिडेंट को कहां लेना होता है? याद करो, यूएनओ की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अरे याद करो, फॉरेन एम्बेसीज, यूएएन उनको चाहिए होता है। बोलो यस और नो? हाँ, नॉन रेसिडेंट तो रजिस्ट्रेशन करवाता है बराबर, एनआरटीपी तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो अलग बात है कि उनका रजिस्ट्रेशन टेम्पररी होता है, वो अलग बात है। तो ये जो लोग हैं इनको आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाना है। पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैच्यूटरी बॉडी, पीएसयू, और पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन। मेरे ख्याल से 4 तो ऊपर वाली थे जो अभी 86B के एक्सेप्शन में आए थे। तो पहला अमेंडमेंट इजी है, कोई ज्यादा दम नहीं है। क्लियर हो तो बोलो, आगे बढ़े। चलिए अगला अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ही है मतलब नया नहीं है ये भी। रिवाइज टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर रूल 9। याद करो रूल 9 क्या था? रूल 8-9 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम और प्रोसीजर याद करो। लाइबल होने के 30 दिन में अप्लाई करना है, सिस्टम याद करो थोड़ा सा। फिर अप्लाई करने के शुरुआती 3 दिनों में या तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा या 3 वर्किंग डे में नोटिस आ जाएगा। याद आया क्या कुछ? फिर अगले 7 दिन में आप जवाब दोगे। बोलो याद आ रहा है क्या? हाँ, वो वाला जो रूल 9 है जो बने 3 दिन 7 दिन, डीम्ड अप्रूवल भी आया था उसके अंदर। अगर आपके पास नोट्स हो तो खोल के बैठ जाए उसको, देखें उसके अंदर। उसमें जो टाइम लिमिट थी वो चेंज हो गई है। वो 3-7 वाली जो टाइम लिमिट है उसमें चेंजेस हुआ है। तो फर्स्ट चेंज 22 दिसंबर 20 से चेंज हुए हैं। तो पहला चेंज किस में हुआ है? टाइम लिमिट में पहला चेंज याद करो। वो जो अप्रूव करने का टाइम लिमिट था 3 वर्किंग डे था, तो पहला अमेंडमेंट सुन लेना, 3 वर्किंग डे को 7 वर्किंग डे कर दिया। क्या बात समझ में आ गई पहले अमेंडमेंट की? याद करिए, एप्लीकेशन जमा होने के 3 दिनों के अंदर या तो हाँ या ना। तो वो जो 3 दिन का हाँ ना था वो अब 7 दिन हो चुका है। अमेंडमेंट नंबर 1। बोलिए यस और नो, क्लियर है तो? चलिए, तो ये आपके सामने का पहला अमेंडमेंट है, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 7 करना है। आगे क्या हुआ है? आगे मैं आपको अगले में ले चलता हूं। अमेंडमेंट नंबर 2 देखें आप, याद करें। अभी अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाते या आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाते हैं पर फेल हो जाते हैं। देखो कौन से पर्सन, पर्सन फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिफिकेशन, या तो आप ये हैं और या फिर ये हैं जो ऑप्ट ही नहीं करते। दोनों में से कोई भी आप हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक तो वो है जो ऑप्ट करे पर फेल हो गए, और एक ये जो ऑप्ट ही नहीं करे। तो अगर आप ये वाले लोग हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होता है। इसके साथ इन्होंने एक नई चीज और डाली। इन्होंने बोला कि अब से प्रॉपर ऑफिसर चाहे, प्रॉपर ऑफिसर अप्रूवल लेगा किसी ऑफिसर की जिसको कमिश्नर ने ऑथोराइज करा है, कम से कम जिस ऑफिसर की अप्रूवल लेगा वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट का होना चाहिए। तो वो जिसका भी
ठीक लगे उसका भी वेरिफिकेशन कर सकता है। मतलब कि अब से अगर मैं बोलूं तो आपसे अगर कोई पूछे कि किन लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, तो जवाब सुनना आप क्या बोलोगे। पहले जिन्होंने आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं करा, या फिर ऑप्ट करा पर फेल हो गए, पहले में तो दो आ गए। और दूसरे प्रॉपर ऑफिसर जिन भी लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन करना ठीक समझे, कोई भी हो सकता है। तो यानी प्रॉपर ऑफिसर के पास अब ये पावर है कि वो कमिश्नर के द्वारा जो ऑफिसर ऑथोराइज किया गया, जिसकी हैसियत कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की होनी चाहिए, उससे अप्रूवल लेकर किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कर सकेगा। तो ये आपको दो बातें तो पहले ध्यान रखनी, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद किन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बोल दीजिए, क्लियर है क्या बात सबको। मैं अगर इसको समराइज कर दूं तो मैं इधर लिख रहा हूं आपके लिए, प्लीज ध्यान देना। पर्सन whose registration are done after physical verification। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना, किन लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। दो बातें, फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, एक तो वो जो डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन है, या फिर फेल टू डू आधार ऑथेंटिफिकेशन है। दो तो ये हो गए। बोल दीजिए क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, यस बोल दीजिए। और दूसरे में क्या लिख रहा हूं मैं, एनी पर्सन एज प्रॉपर ऑफिसर डीम फिट। कोई भी और का भी रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर को ठीक लगे, कोई भी और। तो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होगा। बोल दीजिए क्लियर है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली बात, किन लोगों का होगा। अब इन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का दिन है, वो पहले भी था, शायद मैंने बताया नहीं बताया, मेरे को याद भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अमेंडमेंट वाली बताता हूं। इन लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन होगा, किन लोगों का, जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज कब से गिनने हैं, ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट करना है, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब रूल क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा और आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का टाइम जो पहले 3 दिन का था वो 7 दिन हो गया है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले ये डेट ना 30 की जगह 60 थी, पता नहीं मैंने पहले डिस्कस भी करी नहीं करी, पर अभी मैं आपको अमेंडमेंट हो गया हुआ है तो बता रहा हूं, 30 डेज का टाइम लिमिट आपको इसमें देख। क्या ये बात क्लियर है। तो मतलब अगर मैं चाहूं तो जिन लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उनका रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन का टाइम भी मैं इधर ही लिख देता हूं। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और एक और क्वेश्चन सर, अगर बंदा ऐसा है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना ही रजिस्ट्रेशन होने वाला हो, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाएगा, 7 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो पहले 3 था। होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा अमेंडमेंट।
चलिए जी, ये निपट गया। अब अगला चेंज याद करो, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको शो कोस नोटिसेस भेजे जाते थे अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट होता था। तो वो जो नोटिस भेजने का टाइम लिमिट है उसमें भी चेंजेस कर दिए। क्या था एक बार याद करो, क्या कहा था मैंने आपको पहले कि आपने एप्लीकेशन दी, शुरुआती 3 दिनों में अगर सब कुछ सही निकला तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अब वो 3-7 हो गए, तो वही 3 दिन में अगर कुछ गड़बड़ निकला तो नोटिस आ जाएगा। तो वो नोटिस का टाइम भी अब 3 की जगह क्या करना है आपको, 7 करना है। तो नोटिस से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए, तो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस। तो पहला टाइम वही है, जो 3 दिन वाला टाइम था वो बढ़ाकर 7 दिन कर देना, अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव पाई जाती थी तो। नोटिस वाला टाइम है, ध्यान रखना, जो पहले 3 था अब 7 कर देना वापस उसको भी। फिर बेटा याद करो, मैंने आपको ये बताया था, मेरे को याद है कि अगर आप वाले बंदे हो, कौन से वाले, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, अब वो कौन से बंदे याद करो, अभी मैंने बताया आपको, या तो आधार और नोटिफिकेशन फेल हो जाते हैं या ऑप्ट ही नहीं करते, या फिर वो अब जो दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर ऑफिसर डीम फिट वाले। तो वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले बंदे, याद करो आपके नोट्स में देखना, पहले उनको नोटिस देने के लिए टाइम क्या बताया था मैंने, एक बार चेक करके देखो, आपकी कॉपी में लिखा रखा है मैंने, उनका नोटिस का टाइमिंग क्या लिखाया था मैंने। हाँ 21 डेज, वेरी गुड, ये कॉपी में है आपकी। अब वो 21 डेज का जो टाइम है ना बेटा उन लोगों का नोटिस का, वो आप 30 डेज करेंगे। तो 21 वाली डेज को आप 30 डेज कर लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पुराने वाली कॉपी भी खोल लीजिए अगर आपके पास हो तो। 21 की जगह 30 डेज हो जाएगा किन लोगों का, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिकल वेरिफिकेशन किसका होता है, 2 लोगों का, जो भी मैंने बताया, तो इसलिए दोनों पे लागू है ये, वही ए और बी जो मैंने अभी लिखा दिया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका टाइम लिमिट में चेंज हो गया। एक बार समअप कर देता हूं मैं, क्या हो गया। पहला चेंज, जो 3 दिन था वो 7 दिन हो गया अप्रूवल करने का, नॉर्मल केस वाला। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें पहले एक व्यक्ति थे आधार फेल वाले, उस आधार फेल में एक और जुड़ गया, प्रॉपर ऑफिसर डीम फिट वाले, दूसरा चेंज। और तीसरा चेंज इसी में क्या हो गया कि जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उनका रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट हो जाएगा, 30 डेज के अंदर हो जाएगा, एप्लीकेशन फाइल करने के 30 डेज। फिर सेकंड चेंज हुआ टाइम लिमिट ऑफ नोटिस। अगर सब कुछ ठीक निकला तब तो 7 दिन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर नहीं निकला तो 7 दिन में नोटिस आ जाएगा। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले लोग हैं जिनका पहले नोटिस का टाइम लिमिट 21 दिन था, अब वो 21 दिन की जगह 30 डेज करना है आप, तो 21 की जगह आपको उसको 30 दिन कर देना। और फाइनल अमेंडमेंट इस रूल में जो हुआ है वो है डीम्ड अप्रूवल वाला अमेंडमेंट। डीम्ड अप्रूवल याद करिए, याद करिए, डीम्ड अप्रूवल वाला पॉइंट खोलिए, क्या बोला था मैंने। आगे का प्रोसीजर इनका भी चेंज हुआ है क्या, 3 डेज की जगह 7 दिन हो गया है क्या। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, स्नेहा मेरे को एक बार कॉल करके पूछ लेना ना, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कुछ। चलिए डीम्ड अप्रूवल, एक बार बताइए आप, डीम्ड अप्रूवल कब कब होता था, एक बार मेरे को दिन लिख के बताइए, मैंने बताया था आपको। पहले क्या था, पहले क्या था ये बताइए, जल्दी से मैसेज करिए चैट बॉक्स में। एक तो शुरुआती 3 दिन में अगर हाँ या ना नहीं होती तो डीम्ड अप्रूवल होता था। फिर दूसरा डीम्ड अप्रूवल क्या होता था कि अगर नोटिस आया और आपने जवाब दिया और अगले 7 दिन में, जवाब देने के अगले 7 दिन में हाँ या ना नहीं होती तो भी डीम्ड अप्रूवल है। तो एक 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट था, एक 7 दिन वाला था, और एक बेटा बराबर 21 दिन वाला था, वो फिजिकल वेरिफिकेशन वालों के लिए। 3 कॉन्सेप्ट थे वहां पे, 3-7-21। हाँ बराबर है, 3-7-21 वाला कॉन्सेप्ट था। अब वो 3-7-21 की जगह क्या करना है, आप खुद सेट करिए ना एक बार। 3 की जगह क्या होना चाहिए बताइए।
3 की जगह 7 हो जाएगा, बराबर है। तो पहला चेंज आपके सामने बेटा देखो ये वाला है, ये रिया 7 वर्किंग डे कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 3 की जगह 7, मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूं, 3 वाला जो है वो 7 कर देना। चलिए आगे बढ़िए। ये 7 वाला क्या रहेगा, ये 7 वाला बेटा 7 का 7 ही रहेगा, ये 7 वाला 7 का 7 ही रहेगा। 7 वाला कब काम आता था, जब आपके पास शोकॉज नोटिस आया, आपने जवाब दिया, और जवाब देने के अगले 7 दिन में अगर हाँ या ना नहीं आती, तो अभी भी वो सेम का सेम ही रखना है, वो 7 वाला तो चेंज नहीं होगा। ये शोकॉज नोटिस वाला टाइम था, बोल दीजिए समझ में आ गया क्या? ये 3 की जगह 7, 7 की जगह 7, और 21 की जगह अब आप दिमाग लगाओ, बताओ कितना हो जाएगा। बस कितने स्मार्ट हो यार आप, पक्के सी हो, 30 दिन हो जाएगा 21 की जगह, समझाने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि 21 वाला जो टाइम था वो फिजिकल वेरिफिकेशन वालों का टाइम था, उनके 21 दिन की जगह ऑलरेडी ऊपर 30 हो गए, तो अप्रूवल भी, डीम्ड अप्रूवल भी 30 का हो जाएगा। तो ये आपके डीम्ड अप्रूवल के चेंजेस है। तो ये पूरी टेबल में देख लो, 3 चेंजेस कर दिए इन्होंने, एक 30 डेज वाला कर दिया, एक 7 वर्किंग डे, और एक 7 वर्किंग डे नोटिस वाले में कर दिया, नोटिस वाले में देख लो, देख लो। चलिए, क्या ये अमेंडमेंट क्लियर है टाइम लिमिट में चेंजेस वाला? परफेक्ट। अगला अमेंडमेंट, बस ये वाले अमेंडमेंट में और करेंगे क्लास, यानी रजिस्ट्रेशन का तीसरा अमेंडमेंट। तीसरे अमेंडमेंट से पहले वापस से आते हैं। आपको याद है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 2 पॉइंट होते थे, एक तो सुमोटो कैंसिलेशन आप खुद करवाओ, और एक प्रॉपर ऑफिसर करेगा। प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन करता था, उसके कुछ कारण होते थे, याद करो मैंने कारण लिखाए थे, आपने कोई प्रोविजन का उल्लंघन करा और वो टैक्स पीरियड रिटर्न नहीं भरे, याद करो, कुछ याद आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट थे ये कॉन्सेप्ट। हाँ बराबर है, आपको याद आ गया। तो बेटा वो जो रीजन थे ना, जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देता था अपनी इच्छा से, उन रीजन में एक रीजन और ऐड करना, अमेंडमेंट ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? वो जो प्रॉपर ऑफिसर के कैंसिलेशन के रीजन थे वो तो पुराने तो है ही, उसके अंदर एक और ऐड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वो कौन सा ऐड करना है, तो अब सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल registration of registered person where he has contravened such provision of act or the rule made thereunder as may be prescribed. These contravention has been prescribed by rule 21. ठीक है, तो पुराने हो गया। said rule has been amended, मतलब आपको जो मैंने रीजन लिखवाए थे ना बेटा, वो जो भी रीजन थे वो सारे रीजन रूल 21 में दिए गए थे, आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैं पहले लिखवा चुका हूं। तो प्रॉपर ऑफिसर के कैंसिलेशन के जो रीजंस थे वो रूल 21 में थे, वो एज इट इज हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब उस रूल में एक अमेंडमेंट हुआ, टू प्रोवाइड फ्यू मोर कॉन्ट्रावेंशन, कुछ नए और ऐड कर दिए। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो उसमें जो करा है अमेंडमेंट, उसके अंदर 3 पॉइंट ऐड करें, ये इधर चार्ट में आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3। तो पहले वाले में 3 और ऐड हो गए। फर्स्ट, पहला गड़बड़, अवेल आईटीसी इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और रूल देयर अंडर। तो अमेंडमेंट नंबर 1, आपके आईटीसी लेने के लिए आपको याद है सेक्शन 16 की शर्तें पूरी करनी होती है। अरे याद करो सेक्शन 16 की कंडीशंस। नंबर 1, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, टैक्स पे हो जाना चाहिए, बोलो बोलो। तो वो जो कंडीशंस दी गई है सेक्शन 16 की, अगर आपने उसको वॉयलेट करके आईटीसी लिया तो वो भी एक रीजन बन जाएगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो पहला रीजन जो नया ऐड करा वो क्या है, अवेल आईटीसी इन वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। तो चाहो तो लिख लो पहला रीजन, अवेल आईटीसी इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। एक रीजन ये और ऐड हो गया। नंबर 2, ये अभी आपने पढ़ ही लिया,
वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, अभी अभी पढ़ लिया आपने, डिस्कस अर्लियर लिख भी दिया इन्होंने, अभी अभी पढ़ा है 99% वाला रूल। 86B वाला रूल का वायलेशन करा तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। अब 86B 99% वाला कानून। और लास्ट और फाइनल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फर्निशेस द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आप GSTR1 में दोगे। फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड which is in excess of outward supply declared by him in his valid return under section 39। GSTR1 में जो आउटवर्ड सप्लाई की आपने डिटेल दी वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 39 के रिटर्न से। याद करो बेटा, 39 का रिटर्न कौन सा रिटर्न हुआ आपका? 3B वाला। बोलो बोलो, 39 मतलब 3B, क्योंकि GSTR1 पे 37 सेक्शन लगता है। मतलब क्या हुआ आपको याद है? आपके दो रिटर्न जा रहे हैं, एक तो जा रहा है GSTR1 और एक जा रहा है GSTR3B। बोल दीजिए। तो आपने क्या करा, वन में मान लीजिए आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी 80 लाख, मान लेते हैं कोई सा भी पर्टिकुलर महीना पकड़ लेते हैं, जून महीने में, और उसी 3B में आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल है वो 60 लाख की गई है, तो ये एक कारण बन जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। क्या कारण हो गया? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ सेक्शन 39। 39 मतलब 3B। क्या क्लियर है? तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, वन की डिटेल 3B से ज्यादा है, सीधा सा मतलब है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ वन की डिटेल 3B से ज्यादा है। कम नहीं, ज्यादा दी है, मतलब इसमें तो ज्यादा सेल दिखा रहे हो, इसमें कम सेल दिखा रहे हो, क्योंकि ये इससे टैक्स बनता है बेटा, 3B से टैक्स बनता है। तो 3B में आपने कम दिखा के कम टैक्स दिया, जबकि आपने आउटवर्ड में ज्यादा दिखा रखा था। क्या बात समझ में आई आपको? तो ये आपके सामने तीन और रीजन ऐड कर लीजिए कैंसिलेशन के अंदर। तो वापस से बोलता हूं, पहला, ITC अवेल करा है सेक्शन 16 की कंडीशन ब्रीच होने के बावजूद। नंबर 2, 86B वाला रूल वायलेट कर दिया। नंबर 3, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो GSTR1 में दी वो इन एक्सेस है। किससे इन एक्सेस है? 39 के रिटर्न से। 39 का रिटर्न मतलब टेक्निकली 3B वाला रिटर्न। तो ये आपके अमेंडमेंट हो गया। कैंसिलेशन में थर्ड अमेंडमेंट है हमारे सीज। तो एक बार मैं क्लास ओवर करूंगा, उससे पहले मैं पूरा अमेंडमेंट को समअप करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लास अमेंडमेंट की कल ही हो, क्योंकि वो स्टूडियो खाली नहीं रहता है, इनके हजारों लफड़े चलते रहते हैं। तो जैसे भी होगा इस हफ्ते के दौरान खत्म कर लेंगे अपन, ये तो तय है, पर अगली क्लास होगी जब भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो अभी तक के लिए क्या क्या सीख लिया एक बार सुन लीजिए, एक बार समअप कर लेते हैं। ITC चैप्टर में कितने अमेंडमेंट सीखे, बोलो, याद है? 2 अमेंडमेंट हो गए। एक बार इधर में देख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। तो ITC में 2 अमेंडमेंट हो गए। पहला 10% वाला 5% करना है, और एक 86B नया रूल पड़ा है 99% वाला। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आ जाओ, उसमें पहला अमेंडमेंट, आधार ऑथेंटिफिकेशन किन लोगों को कराने की जरूरत नहीं उसका नाम पड़ा। नंबर 2, रूल 9 के टाइम लिमिट चेंज हो गए, 3 की जगह 7 जो भी है। और नंबर 3, कैंसिलेशन जो प्रॉपर ऑफिसर अपनी इच्छा से करता है, उन रीजंस में 3 और रीजन ऐड हो गए। बोल दीजिए, यहां तक सबका क्लियर है? ओके, तो इस लेक्चर को ओवर करते हैं, फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।